नमस्कार। और आज के इस डीप टाइप में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बड़े दिलचस्प लेख हैं। ये बात करते हैं भक्ष्य अभक्ष्य की, मतलब प्राचीन भारतीय सोच के हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। और ऐसा लगता है कि भाई खाना सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, इसका जुड़ाव तो नैतिकता, सेहत और शायद समाज से भी था। बिल्कुल। ये स्रोत हमें दरअसल दो मुख्य नजरिए देते हैं। एक है धर्मशास्त्र का, जो अपने पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक नियम कायदे हैं उनसे जुड़ा है, और दूसरा है वैदिक शास्त्र, जिसे हम आयुर्वेद या प्राचीन चिकित्सा विज्ञान कह सकते हैं। अच्छा, तो ये दो अलग अलग पैमाने हो गए। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई चीज सेहत के लिए तो ठीक हो पर शायद धर्म के हिसाब से ना हो। या इसका उल्टा। हाँ, ये संभव है, बिल्कुल। हालांकि अक्सर इनमें एक तालमेल सा दिखता है। धर्मशास्त्र के जो नियम है वो खासकर द्विज के लिए हैं, यानी समाज के वो 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके लिए ज्यादा विस्तार से दिए गए हैं। स्रोत बताते हैं कि कुछ चीजें तो साफ तौर पर अभक्ष्य हैं, मतलब खाने लायक नहीं मानी गई हैं। जैसे कि क्या क्या आता है इस लिस्ट में, जरा बताएं। हाँ, तो देखिए, इसमें कई तरह की चीजें हैं। एक तो साफ सफाई से जुड़ी हुई, जैसे मलीन यानी कोई गंदी जगह उगी सब्जी, फल या जड़ें, या फिर समझिए विष्ठा मूत्र के संपर्क में आई कोई चीज। ठीक है। फिर वो पदार्थ आते हैं जो बुद्धि पर, मतलब सोच समझ पर बुरा असर डालते हैं, जैसे मद्य यानी शराब, मांस, गांजा, भांग, अफीम वगैरह। अच्छा। और जाहिर है सड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ खाना, या जिसमें से बदबू आ रही हो, या जो ठीक से पका ना हो, वो भी मना है। हाँ, ये तो समझ आता है। सेहत के लिए और भाई मानसिक स्पष्टता के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक बात और है इन लेखों में जो मेरा ध्यान खींच रही थी, बनाने वाले पर भी जोर है क्या? मतलब कौन खाना बना रहा है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। स्रोत ये बताते हैं कि जो लोग मद्य मांसाहार का सेवन करते हैं उनके हाथ का बना भोजन भी न करें। अच्छा। हाँ, तो यहाँ बात सिर्फ शारीरिक साफ सफाई की नहीं रह जाती। शायद इसके पीछे ये धारणा भी झलकती है कि बनाने वाले की आदतें, उसकी ऊर्जा, उसका असर खाने वाले पर पड़ सकता है। अरे वाह, ये तो खाने को बिल्कुल एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और इसी सिलसिले में गाय जैसे पशुओं को लेकर भी काफी मजबूत विचार हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। गाय जैसे जो उपकारी पशु हैं, उनकी हिंसा का तो सख्त निषेध है। एक स्रोत में तो हिसाब भी दिया गया है, बड़ा हैरान करने वाला है, कि एक गाय की पूरी पीढ़ी अपने जीवन काल में दूध, घी, बैल वगैरह के जरिए लगभग 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचा सकती है। 4,75,000। बाप रे, लगभग 5 लाख लोग। ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन पशुओं को मारना सबसे बड़ा अपराध माना गया? हाँ, स्रोत तो कम से कम यही कहते हैं। इन महोपकारक पशुओं को मारने वाले को तो सभी मनुष्यों का हत्यारा तक कहा गया है। सभी मनुष्यों का? जी हाँ। और इसे प्राचीन आर्यावर्त की समृद्धि से भी जोड़ा गया है कि भाई जहाँ गाय जैसे पशु सुरक्षित थे, बहुतायत में थे, वहाँ दूध, घी, अन्न की कभी कमी नहीं हुई। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, मांस का क्या हर तरह का मांस पूरी तरह से वर्जित था? क्योंकि आमतौर पर तो यही धारणा है कि धर्मशास्त्र मांसाहार के बिल्कुल खिलाफ थे। देखिए, यहाँ थोड़ी सी बारीकी है। पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। स्रोत ये मानते हैं कि जो राजपुरुष हैं, यानी शासक वर्ग या प्रशासन, वो समाज के लिए जो हानिकारक पशु हैं, जैसे शेर, बाघ या कोई हिंसक मनुष्य भी, उनको दंड दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उनके प्राण भी ले सकते हैं। अच्छा। अब ऐसे मारे गए पशु का मांस, स्रोत कहते हैं, कुत्ते जैसे मांसाहारी जीव खा सकते हैं। और अगर कोई मनुष्य भी खा ले तो इससे सीधे तौर पे, मतलब संसार की कोई हानि नहीं होती, ऐसा तर्क दिया गया है। तो मतलब पूरी तरह मना ही नहीं है, पर शायद इसे बढ़ावा भी नहीं दिया गया, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। साथ में एक चेतावनी भी जुड़ी है कि ऐसा मांस खाने से मनुष्य का स्वभाव जो है वो हिंसक बन सकता है, उसमें वो प्रवृत्ति आ सकती है। इसलिए बेहतर यही माना गया कि भाई उसे जला दिया जाए या कहीं दूर फेंक दिया जाए। तो हाँ, एक तरह से अनुमति है, पर आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं है। समझ गया। तो अगर इन सब नियमों को, इन बारीकियों को मिलाकर देखें, क्या कोई आम सिद्धांत, कोई जनरल प्रिंसिपल्स निकलते हैं जिनसे हम समझ सकें कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य? हाँ, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 3 कसौटियां सामने आती हैं इन लेखों से। अच्छा।
कौन सी? पहली है नैतिकता। जो भोजन हिंसा से, चोरी से, धोखे से या किसी के साथ विश्वासघात करके हासिल किया गया हो, वो अभक्ष्य है। हाँ। जबकि अहिंसा और ईमानदारी से, धर्म से कमाया गया भोजन भक्ष्य है। सीधा सा हिसाब है। ठीक है, नैतिकता। और दूसरा है स्वास्थ्य। जो चीजें सेहत बढ़ाएं, बीमारी दूर करें, बुद्धि, बल और उम्र बढ़ाएं, जैसे अनाज, फल, दूध, घी वगैरह, वो भक्ष्य है। हाँ। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त ये है कि उन्हें सही तरीके से पकाया जाए, सही समय पर खाया जाए और सबसे जरूरी मिताहार में खाया जाए। हाँ। मतलब संयम के साथ। जरूरत से ज्यादा तो अमृत भी विष बन सकता है ना। हाँ बिल्कुल, मिताहार। ठीक है। और तीसरी कसौटी? और तीसरी कसौटी है व्यक्तिगत अनुकूलता। मतलब कोई चीज भले ही अपने आप में अच्छी हो, नैतिक रूप से ठीक हो, सेहतमंद भी हो, पर अगर किसी एक व्यक्ति के शरीर या उसकी प्रकृति के विरुद्ध पड़ती है या कोई विकार पैदा करती है, तो वो उस व्यक्ति विशेष के लिए अभक्ष्य हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ये तीनों बातें, नैतिकता, स्वास्थ्य और आपकी अपनी पर्सनल सूटेबिलिटी, ये मिलकर तय करती हैं कि किसी के लिए क्या खाना सही है और क्या नहीं। ये सिर्फ कैलोरी गिनने या पोषक तत्व देखने का हिसाब नहीं है। एकदम सही कहा। इन स्रोतों से यही सार निकल कर आता है कि भोजन का चुनाव एक गहरा नैतिक और शारीरिक विवेक का मामला था। ये सिर्फ शरीर को चलाने वाला ईंधन नहीं था, बल्कि मन और समाज पर भी असर डालने वाली चीज मानी गई थी। तो अंत में ये स्रोत हमें भोजन को एक ज़्यादा बड़े, एक व्यापक नज़रिए से देखने की चुनौती देते हैं, उसके स्रोत से लेकर उसके प्रभाव तक, जो सिर्फ पोषण से कहीं कहीं आगे जाता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हम आज इस दौर में भोजन के बारे में इस तरह सोचें कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे उगाया या बनाया गया है और उसका हमारे मन पर, हमारे व्यवहार पर क्या असर हो सकता है, तो भोजन के प्रति हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड कैसे बदल सकता है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब विचार कर सकते हैं।